गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को, जो हमारे हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला सेशन है और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 11 जून को मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 11 जून को मनाया गया है। ये जो है बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अब देखिए, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य दिवस, 8 जून विश्व ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, और इसी दिन को 8 जून को ही विश्व कैंसर डे भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सिक्किम का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सिक्किम का नया मुख्यमंत्री जो है वो प्रेम सिंह तमांग को नया सिक्किम का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। कॉनराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। एन वीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम का नया मुख्यमंत्री जो है वो प्रेम सिंह तमांग को नियुक्त किया गया है। देखिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसका मतलब कि वो 2009 में भी जीत चुके हैं अपनी पहली पारी। 2009 से 2024 तक इन्होंने चलाया और 2024 से 2029 तक का इनका ये कार्यकाल होगा। यानी कि दूसरी बार जो है इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया और उन्हें राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये अध्यक्ष थे और इन्होंने इस मुख्यमंत्री की शपथ ली है। देखिए, सिक्किम विधानसभा में टोटल 32 सीटें हैं, जिसमें से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें जीती। ठीक है, 31 सीटों पर दर्ज की, बहुत अच्छी जीत है। और 25 साल से सत्ता में काबिज विपक्षी दल, नाम क्या है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। कौन? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है सिर्फ 1 सीट जीत पाया और सीधी सी बात है पराजित हो गया, वो हार गया। ठीक है, देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इससे संबंधित एक है कि मुख्यमंत्री तो बन गए सिक्किम के। अब देखिए, एक क्वेश्चन न्यूज में था कि मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। शिनबाम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और वो किस पार्टी की थी? तो मोरेना पार्टी से कैंडिडेट थी। ठीक है, अब देखिए, स्टैटिक्स जीके का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे पूछ सकता है, सिक्किम की सीमा किन राज्यों से लगती है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि सिक्किम की सीमा किन राज्यों से लगती है। तो दोस्तों, सिक्किम की सीमा जो है सिर्फ एक राज्य से लगती है। किससे? वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल से केवल सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 40 सालों में वायु प्रदूषण से हुई असामयिक मौत की संख्या 13.5 करोड़ है। जो ये नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है वो किस देश में है? तो वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। और इसी ने रिपोर्ट में बताया है कि 40 साल में वायु प्रदूषण से असामयिक मौत हो रहे हैं, आकस्मिक मौत हो रहे हैं, उनकी संख्या 13.5 करोड़ है। देखिए, ये डेटा जो है 1980 से 2020 के बीच का है। ठीक है, और जो 13.5 करोड़ की मृत्यु हुई है ना, उसमें लगभग 9 करोड़ सिर्फ भारत में हुए हैं। मतलब दक्षिण एशिया में हुए हैं, उसमें चीन और भारत शीर्ष पे है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मानव जनित उत्सर्जन और जंगल में लगने वाली आग के कारण वातावरण में फैले हुए वायु प्रदूषण से बीते 40 सालों की अवधि में 13.5 करोड़ असामयिक मौतें हुई हैं। ठीक है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो यह आंकड़ा है वो 1980 से 2020 तक का है, जिसमें वायु प्रदूषण की द्वारा हुई असामयिक मौतों की डेटा एकत्रित की गई है। वायु प्रदूषण में देखिए कह रहा है
कि एशिया में सबसे ज़्यादा आकस्मिक मौतें हुई हैं, असमय मौतें एशिया में सबसे ज़्यादा हुई है और 13.5 करोड़ जो कि दुनिया का डेटा है, इसमें 9.8 करोड़ जो है सिर्फ एशिया में हुई दर्ज की गई है। और उसमें भी चीन और भारत जो है हमारा शीर्ष स्थान पे है। चीन और भारत जो है वायु प्रदूषण में शीर्ष स्थान पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें इन दो देशों में हुई है। अब ये देखिए, एक रिमाइंडर के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ध्यान में भी रहेगा कि भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ये किस दिन का थीम था? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम है, जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चूँकि वायु प्रदूषण से था, इसलिए हमने पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन था, तो पर्यावरण से संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी याद दिला दिया। अब देखिए स्टैटिक में क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण से ही ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको अगर याद है तो तुरंत टाइप कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और झड़ी लगा दीजिए कमेंटों की। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मैं आपको बताता हूँ, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लापता विमान के कारण चर्चा में रहे उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति से? तो देखिए सोलोस चिलिमा जो है वो मलावी के उपराष्ट्रपति थे, जिनकी अभी हाल ही में विमान दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई है। और ईरान के भी राष्ट्रपति की ऐसे ही विमान दुर्घटना होने के कारण ही फिलहाल में अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलावी। ठीक है, देखिए मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गया और उनकी जो वायुयान है, जो हेलीकॉप्टर है, वो चिकनगावा के जंगलों में पाई गई है। उस विमान का मलबा जो है वो चिकनगावा के जंगलों में पाया गया है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मलबा कहाँ पाया गया? चिकनगावा के जंगलों में पाया गया। इस विमान में टोटल 9 सदस्य थे। उपराष्ट्रपति, देश की पूर्व प्रथम महिला सानिल जिम्बिरी सहित टोटल 7 लोग और थे। ठीक है, इन सब की मृत्यु हो गई। ओके, देखिए आपको एक और चीज़ याद दिला दी जाए। अभी जब देश से संबंधित बात हुई है तो देश से संबंधित याद दिला दी जाए। 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित ध्रुपद गायक पंडित राम कुमार मलिक का निधन। 2024 में ही पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति के हाथों से दिया गया था और इनकी अभी मृत्यु हुई है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि रामोजी समूह के संस्थापक और मीडिया जगत के जाने माने हस्ती रामोजी राव, इनका भी निधन हुआ है। और प्लेन क्रैश में ही ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की भी मृत्यु हुई है। तो ये 3 देश से संबंधित क्वेश्चन थे, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2024 में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि G7 सम्मेलन जो भी कंट्री कराता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्ष के पास पावर होता है कि वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जो है विशेष अतिथि के तौर पर बुला सकता है। तो ये इस बार कहाँ हो रहा है? G7 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार ये इटली में हो रहा है। ठीक है, और इटली के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। देखते हैं, ये 50वां G7 सम्मेलन है। 50वां G7 सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, जो इससे पहले 2024 में हुआ है 49वां G7 सम्मेलन, वो जापान में हुआ। और जापान में कहाँ? जापान के हिरोशिमा शहर में उसे आयोजित कराया गया। ठीक है, देखिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 में हो रहे G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। G7 जो है दुनिया के सबसे विकसित देशों का एक समूह, जिसमें 7 सदस्य हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन इसमें शामिल है। G7 सम्मेलन होने का कराया क्यों जाता है? इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो G7 सम्मेलन वैश्विक आर्थिक संकट, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतंत्र, सतत विकास, कानून के शासन आदि के मुद्दों पर चर्चा के लिए
7 देशों का एक समूह जो इस पर चर्चा करती है, G7 सम्मेलन कराया जाता है। जब G7 सम्मेलन स्टार्ट हुआ 1975 पहली बैठक हुई, उस समय इसमें केवल सदस्य देशों की संख्या सिर्फ 6 थी, लेकिन 1976 में इसे बढ़ाकर 7 कर लिया गया और कनाडा को ऐड किया गया था। किसे ऐड किया गया था? कनाडा को ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 फीफा क्लब विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 2025 का फीफा क्लब विश्व कप जो है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये इसका 21वां संस्करण है जो अमेरिका में आयोजित होगा। ठीक है, इस बार जो है इसके प्रारूप में चेंज हुआ है। ये जो है इस बार जो है इसमें टोटल 32 टीमों के साथ ये मैच होगा और ये पहला संस्करण है 32 टीमों के साथ। ठीक है, यह टूर्नामेंट जो है 15 से 13 जुलाई 2025 में किया जाएगा। ठीक, गत चैंपियन कौन इसकी रही है? मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। देखिए, पहले इसका प्रयोजन जो है प्रतिवर्ष किया जाता था, लेकिन जब इस बार 21वां संस्करण में 32 टीमें प्रस्तावित हुई हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अब यह प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन जो है किया जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस फिल्म निर्माता की वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज फैमिली ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आनंद पटवर्धन की फिल्म वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज फैमिली ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है। देखिए, इसके फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन है, उनकी फिल्म है वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज फैमिली ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इससे पहले इस फिल्म ने ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित एक दक्षिण एशियाई महोत्सव में मेमे ऑडियंस अवार्ड जीता था। ठीक है, महोत्सव में इंडी मेमे ऑडियंस अवार्ड जीता। ये इसको हटा दीजिए। ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित एक दक्षिण एशियाई महोत्सव में इंडी में ऑडियंस अवार्ड जीता। ठीक है, इस फिल्म में पटवर्धन के माता पिता और परिवार के फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, कहने का मतलब है कि पटवर्धन के माता पिता जो पहले की फुटेज है, जो भी इन्होंने पहले अपनी फुटेज निकाली होगी, उससे इस फिल्म में यूज किया गया है, जिन्होंने बदलते भारत की कहानी बयां करने के लिए दशकों पहले इसे शूट किया था। ठीक है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल एक वार्षिक फिल्म है जो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जाती है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में। इस बार होस्ट करता कौन है? इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल इसका होस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आनंद हर्षवर्धन की फिल्म वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड फैमिली ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो इस बार आत्मकथा सोर्स कोड जो है वो किसकी है? बिल गेट्स की है। बिल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड। ठीक है, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी प्रतिष्ठित आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग को लॉन्च करने वाले हैं। ये लॉन्च कब किया जाएगा? तो ये अगले साल 4 फरवरी को बाज़ार में उपलब्ध होगा और इसमें जो है बिल गेट्स के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके संघर्षों तक और उनके बिलियनियर्स बनने तक की सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स, स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में मार्केट कैप इसका नेटवर्थ कितना है? $3.09 ट्रिलियन इसका नेटवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में किसे गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है इसमें? तो गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्रालय का कार्य देखेंगे। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री है ही। शिवराज सिंह इन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय इस बार प्रदान किया गया है। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे जो हमारे टोटली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सो दोस्तों हम सब ने उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। तो दोस्तों ठीक है,
अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाई विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।